नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज एक ऐसे मसले के साथ आपके सामने हूँ जिसमें हम यानी मीडिया तो कटघरे में है ही, और उसके साथ साथ लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है उसके बीच ऐसा लग रहा है कि कहीं या तो तालमेल की कमी आ रही है या फिर एक दूसरे पर अविश्वास की भावना ज़्यादा हो गई है, और उसमें टूल जो बनी है वो है मीडिया। और इसके साथ साथ जो गंभीर सवाल है वो सवाल ये है कि क्या जजों के फैसलों पर टिप्पणी करना जायज़ है, नाजायज़ है। दूसरा, जजों के फैसलों पर अगर टिप्पणी करना जायज़ हो भी तो क्या उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना जायज़ ठहराया जा सकता है, विशेषकर एक मामले के दौरान। बीजेपी की निलंबित सदस्य नुपुर शर्मा का विवादित बयान मामला और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने अगर सुर्खियां बटोरी तो कई बुनियादी सवालों को भी जन्म मिला। विवाद पर शुरू हुआ आक्रोश थमा नहीं है। लोगों का गुस्सा अब सड़कों के बजाय सोशल मीडिया में निकला। विवाद ने जो दरार समाज में पैदा की है वो अलग। पिछले दिनों देश के 15 पूर्व जजों, अखिल भारतीय सेवा के 77 पूर्व अधिकारियों और 25 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने खुला खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए। पूर्व जजों और ब्यूरोक्रेट्स के समूह ने आरोप लगाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। पत्र में यह कहा गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां ऐसे दाग हैं जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने नुपुर शर्मा की वादित टिप्पणी को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी, जो संवैधानिक दायरे में थी। ओरल ऑब्जर्वेशन या मौखिक टिप्पणियों के जरिए जजों ने कहा था कि नुपुर की बेकाबू जबान ने पूरे देश में आग लगा दिया है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं। विवादित बयान पर नुपुर शर्मा पर दर्ज कई राज्यों में केसेस थे। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। माना जा रहा है कि ये भी न्यायिक प्रक्रिया की तरफ से नुपुर को धक्का है। ये जो इस पूरे मामले के जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले से जजों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों ही जज सोशल मीडिया के जरिए निशाने पर रहे। आग बबूला लोगों ने उनके तर्कों को बेबुनियाद और एजेंडा से प्रेरित तक बताया। हालांकि ये इस कदर नीचे गिरा कि सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां देखने को मिली, व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेजेज भेजे गए जो कि न केवल इन जजों के खिलाफ थे बल्कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी एक तरह से गालियां दे रहे थे। मैं ये शब्द यहाँ पर इसका उपयोग कर सकती हूँ क्योंकि ये ऐसा एक माहौल बना जिसको हम कतई जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। जस्टिस पारदीवाला ने तो पब्लिक फोरम से सोशल मीडिया के रेगुलेशन पर जोर दिया और कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया पर लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है, जो बहुत हद तक सही बात थी। लोग न्यायपालिका और जजों को व्यक्तिगत एजेंडे के तहत निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जजों का मीडिया ट्रायल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया ही आरोपी है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आरोप लगते रहे हैं। कभी कभी न्यूज एडिटर्स भी अदालत के आदेशों को अपने लेखों की सुर्खियों में खिलवाड़ करते हैं। उन आदेशों से वे टिप्पणियों को हाईलाइट करते हैं जो कई बार कोर्ट ऑर्डर से एकदम अलग होता है। उस तरह की खबरें सोशल मीडिया में फैल जाती हैं और वायरल हमलों के लिए चारा बन जाती हैं। तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद बोबडे ने ऑनलाइन न्यायिक उत्पीड़न पर कहा था कि न्यायाधीश की आलोचना करना और निर्णय की आलोचना करना एक नहीं है, बल्कि एक तरह से इसे मानहानि कहा जाना चाहिए। वहीं वर्तमान सीजीआई जस्टिस रमन्ना ने जजों को आगाह किया है कि जजों को चाहिए कि वे सोशल मीडिया की राय से प्रभावित होने से बचें। न्यायालय के शीर्ष जज आज अपने हर बड़े फैसले पर सवालों के कटघरे में खड़े किए जाते हैं। ऐसे में आज कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में जजों की प्रतिष्ठा को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। बहरहाल पत्र तो एक मसला है, अहम बात यह है कि जजों को क्या व्यापक मौखिक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में जो मौतें हो रही हैं
उसके लिए चुनाव आयोग पर शायद हत्या का मामला चलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई तो कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां फैसले का हिस्सा नहीं है। ये टिप्पणियां जजों के दृष्टिकोण हैं। अगर इस अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को खुली अदालत में टिप्पणी करने में संयम बरतने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया और जिसके कारण गलत व्याख्या हो सकती है। ऐसा निर्देश या निर्देश से भी ज्यादा कहा जा सकता है कि एक तरह से सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी। दूसरी तरफ स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस में अदालत ने कोर्ट की कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग को अहम बताया था। कोर्ट ने कहा था कि मीडिया रिपोर्टिंग अदालतों के लिए चेक्स एंड बैलेंस जैसा है, जिससे कि अदालतें मनमानी न कर पाएं। सवाल ये भी उठता है कि जजों पर कमेंट करने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। मीडिया आखिर जब बेकाबू हो जाए इस तरह की प्रतिक्रियाओं को देने में तो क्या किया जाए? क्या डिजिटल और सोशल मीडिया पर लक्ष्मण रेखाएं लांघी जा रही हैं या फिर क्या जज अपने मौखिक टिप्पणियों से लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं? क्या जजों को पब्लिक ओपिनियन या जनता की राय से विचलित नहीं होना चाहिए और क्या ये माना जाए कि जज चूंकि आम जनता से अलग है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, लेकिन सवाल तो है। एक मसला यहाँ और जुड़ा है, वो है ईश निंदा का भी। ईश निंदा का मतलब किसी धर्म या मजहब की आस्था का मजाक बनाना है। 1927 में भारतीय दंड संहिता में धारा 295A जोड़कर प्रावधान किया गया कि अगर कोई जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की कुछ अन्य धाराएं भी ईश निंदा से संबंधित हैं। हालिया घटनाओं की हम बात करें तो देखते हुए लगता है कि देश में ईश निंदा का कानून बने। ऐसे कई सवाल हैं जो आज हम इन तमाम सवालों पर के निष्कर्ष तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, इस पर जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट हम जरूर आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें खुले पत्र के जरिए जजों का विरोध किया गया और एक नई तरीके से इस पर सोचने की भी जरूरत है कि क्या ये एक तरीका है जहां पर आप जजों के खिलाफ इस तरह से खुले पत्र लिखें? क्या इस तरह के पूरे मामलों का एक तरह से राजनीतिकरण किया जाता है? और खासकर सुप्रीम कोर्ट जहां पर केवल मामलों का हल नहीं ढूंढा जाता बल्कि एक विचार बनाने की कोशिश की जाती है किसी भी कानूनी मसले पर, क्या वहां पर इस तरह की बातें हों, वहां के जजों के फैसलों पर इस तरह की बातें हों, उसे जायज ठहराया जा सकता है? ये हम आगे बातचीत करेंगे अपने वरिष्ठ पैनल से, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पैगंबर के खिलाफ विवादित बातों से जुड़े नुपुर शर्मा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। देश के 15 रिटायर्ड जजों, 77 नौकरशाहों और 25 पूर्व सैन्य अफसरों ने खुला पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारडीवाला की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये खुला पत्र फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस J&K एंड लद्दाख एट जम्मू की ओर से लिखा गया है। खुले बयान में कहा गया है कि इस तरह के अपमानजनक बयान का न्यायपालिका के इतिहास में इससे पहले का कोई उदाहरण नहीं है। खुले पत्र में रिटायर्ड जजों और अन्य अधिकारियों ने कहा है कि निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के मामले में शीर्ष कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। पत्र में कहा गया है कि नुपुर शर्मा ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय प्रणाली तक पहुंचने की मांग की अनदेखी हुई है। ये संविधान की सभी को न्याय की गारंटी के खिलाफ है। टिप्पणियों में नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया जाता है जहां ये कोई मुद्दा नहीं था। टिप्पणियां ऐसी हिंसा की वारदातों को बढ़ावा देती हैं। न्यायपालिका के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियों की ऐसी कोई मिसाल नहीं है। ये सबसे बड़े लोकतंत्र की न्याय प्रणाली पर धब्बा है। इसमें सुधार के कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि इसका लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकता है। पूर्व न्यायाधीशों, अफसरों और सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि शीर्ष कोर्ट की टिप्पणियां न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इनके जरिए न्यायिक औचित्य और निष्पक्षता को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई थी। शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बयान पर देश में मचे बवाल के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया था। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगने का भी सुझाव दिया गया था। ये भी कहा गया था कि देश में उसके बयान के कारण आग लगी है। इन टिप्पणियों के साथ ही शीर्ष कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज एफआईआर को एकजुट कर दिल्ली स्थानांतरित करने और यहीं सुनवाई की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। नुपुर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सारे केस दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद वरिष्ठ पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ जुड़े हैं जस्टिस भंवर सिंह, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। हमारे साथ डॉक्टर जी वेंकटेश राव जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। वेद भूषण, पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जस्टिस भंवर सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये एक ऐसा मसला है जिसमें हम यानी मीडिया वाले भी कटघरे में हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीज़ें चली हैं, मैं साफ शब्दों में उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को एक अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है? जिस तरह से ओपन चिट्ठी लिखी गई, जिस तरह से जजों ने और अधिकारियों ने चिट्ठियां लिखी हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई मामला चल रहा हो, उस पर इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? खासकर नुपुर शर्मा के मसले को हम पृष्ठभूमि में रखें तो। मैडम राजश्री, 1964 में एक केस आया 1964 पेश 703 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 पैरामीटर लगाए थे जिनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट या कोई नीचे वाले कोर्ट अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। सबसे पहले था कि क्या जिस आदमी के कंडक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं क्या वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने है। नंबर 2, क्या वो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने है जिसके बेसिस पर वो रिमार्क पास कर रहे हैं। और तीसरा ये कि क्या ऐसे रिमार्क केस के डिसीजन के लिए आवश्यक हैं। अगर हम इन 3 पैरामीटर्स पर, ये पैरामीटर्स जो हैं हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं हमेशा से ऐसे रिमार्क्स पास करते रहे हैं जिन पे मीडिया को, जिन पे पर्सनल एडवर्सली अफेक्टेड होने वाले व्यक्तियों को ऐतराज होता रहा है। अगर हम इन 3 पैरामीटर्स में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रखें जो नुपुर शर्मा के केस में किए गए, तो ना तो नुपुर शर्मा कोर्ट में हाजिर थी, इसलिए उनके खिलाफ तो कोई ऐसे ऑब्जेक्शंस नहीं, ऐसे रिमार्क पास होने में ऑब्जेक्शनेबल तो होगा ही। नंबर 2, क्या एविडेंस है? आज तक मीडिया में ये नहीं आया कि एग्जैक्टली नुपुर ने क्या कहा, और वो इसलिए नहीं आया, वो सही भी है कि बार बार एक ऐसे रिमार्क को जो गलत कहा जा रहा है वो बार बार अगर मीडिया भी उसको पब्लिसाइज करेगी तो वो फिर और ज्यादा उत्तेजना पूर्वक कहा जाएगा। मगर वो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी और ना ही ये नेसेसरी था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो ऐसे रिमार्क्स पास करें ताकि वो जजमेंट का हिस्सा बने। जजमेंट की कहीं बात ही नहीं थी। तो नुपुर शर्मा ने एक बहुत अपनी इनोसेंट, एक निर्दोष प्रेयर की थी कि मेरे ऊपर चारों तरफ बहुत मुकदमे हैं और वो एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 139 में ये अधिकार भी है और होना भी चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट जो एक हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है वो हाई कोर्ट दूसरा तो नहीं कह सकता कि इसको एक जगह लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन के हाई कोर्ट के पास जाइए, तो हाई कोर्ट तो रिलीफ दे नहीं सकता, वो भी जरूरी था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशंस थी वो दे वर नॉट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं थी कि वो पास जो उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते वक्त कही जाए। और दूसरा मेरा मत ये भी है कि यदि
कह भी दी हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन वीकनेस है कि जजेस भी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अक्सर अपने उससे आगे बढ़ जाते हैं। एक उत्तराखंड के केस में 17 एडवोकेट्स के खिलाफ जो है हाई कोर्ट ने बहुत ही खराब टिप्पणी कर दी और ये कह दिया कि ये इन लोगों का कंडक्ट जो है 17 वकीलों का ये अनइथिकल है, ये अगेंस्ट द पायस इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी है। तो जस्टिस नारीमन जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने और एक और जस्टिस ऋषिकेश ने उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं था और खासतौर से ऐसे वक्त पर नहीं कहना चाहिए। वहाँ आर्ग्यू किया गया कि जो एडवोकेट्स उनमें से कुछ एडवोकेट्स और जो जज हुए वो जब बार में दोनों थे तो एक दूसरे के राइवल्स थे जी। तो ये प्रेजुडिस जो है कभी भी किसी जज को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। उसके आउट ऑफ दैट प्रेजुडिस कोई ऑब्जर्वेशंस, एडवर्स ऑब्जर्वेशंस या किसी भी तरह की ऑब्जर्वेशंस नहीं करनी चाहिए। जी, जी। तो इसलिए मेरे विचार में जैसा आपका प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट को ये ऑब्जर्वेशंस करना नूपुर वाले केस में आवश्यक नहीं था। तो आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो एक बहुत खुले तौर पर तो नहीं कहा गया है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा सी है जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मोरालिटी से जुड़ी हुई एक लक्ष्मण रेखा जिसको मैं कह सकती हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लांघी है? देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आखिर वो सुप्रीम कोर्ट है और वो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं जिन्होंने ऐसे ऑब्जर्वेशंस किए हैं जी। अगर हम बहुत हार्श वर्ड्स ना इस्तेमाल करें और हम सिर्फ इतना क्रिटिसिज्म में आपने कहें कि ऐसी ऑब्जर्वेशंस उचित नहीं थी, उनके बिना भी काम चल सकता था, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे विचार में। लक्ष्मण रेखा जैसी बातें करना वो बहुत एप्रोप्रिएट नहीं। बिल्कुल। वेद भूषण जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा जस्टिस भंवर सिंह जी से कि जो चिट्ठी लिखी गई पूर्व जजेस के द्वारा और पूर्व अधिकारियों के द्वारा, उसमें ये कहा गया कि आपने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होने के नाते या कोई भी जज होने के नाते कोई मामला अगर किसी के भी सामने आता है तो एक उसका व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है, उसे कमेंट्स भी उस पर वो दे सकता है और उसका अधिकार है ये। उससे इसका ये अर्थ नहीं है कि वो कोई सीमा लांघ रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत या जस्टिस पारदीवाला, उन्होंने एक रेफरेंस में ये सारी बातें कही हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह से चिट्ठियां लिखना इस पूरे मामले का राजनीतिकरण ज्यादा है और एक तरह से ये हमला जो है ये कहीं ना कहीं किसी और जिसको कहा जाए कि ऑल्टर मोटिव्स हैं, इसके कुछ और सोच कर किया गया है? क्या आप ये मानते हैं या आपको लगता है कि यही एक मंच है जहां पर इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं? राजश्री मैडम, अभी आपने लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया जी। अदालत की गरिमा है और ये सबसे बड़ी कोर्ट है हिंदुस्तान की। पूरा हिंदुस्तान इसके एक एक वर्ड को एनालाइज करता है लीगल तरीके से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। दिल्ली पुलिस के लिए कहना कि नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा रखा था, मेरी समझ से बाहर है। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने न केवल नुपुर शर्मा, 33 अन्य, असाउद्दीन ओवैसी का नाम भी उसके अंदर है, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चली नहीं, उससे पहले डिसीजन कर देना कि नुपुर शर्मा को एक तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, नुपुर शर्मा को फेवर कर रही है दिल्ली पुलिस, ऐसा उसका मीनिंग जो मेरी समझ में आता है वो निकल कर आता है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। बिना दिल्ली पुलिस को सुने, नोटिस करे, पुलिस का जवाब, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जवाब अच्छा होता कि उससे पूछा जाता कि नुपुर शर्मा केस में इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है और जल्दी इन्वेस्टिगेशन क्लोज करके उसका फास्ट ट्रैक ट्रायल किया जाता। और नुपुर शर्मा ने जो कहा वो आइदर वो हाइट स्पीच में आता है या नहीं आता है, इट विल बी डिसाइड बाय द लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी अदालत है राजश्री, उसके एक एक वर्ड नजीर बन जाता है, पूरे हिंदुस्तान की कोर्ट उसको फॉलो करती हैं जी। अब आप देखें नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में केस है, उसमें नोटिस उसको आ रखा है, शी इज ज्वाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन। दूसरे तमाम स्टेट्स में उसके खिलाफ मल्टीपल FIRs हैं और ये पहला मौका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की पिटीशंस ना आई हो और सारे केसेस को क्लब करके एक स्टेट के अंदर ट्रायल करा गया हो। एक तो वो लड़की है, दूसरा उनकी जान को भी खतरा है। नहीं वेद जी,
मैं दूसरे उसके ऊपर हूँ। उनकी जो वकील है उन्होंने पूरे रखे होंगे ज़रूर तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा ये कहना है कि कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरह की टिप्पणी कही है। आप पिछले 10 सालों में आप निकालें तो 12 ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्ट्रांग कमेंट्स किए हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि देश अगर इस तरह से रहा तो देश रहने लायक नहीं रहेगा। सरकार पर टिप्पणी की गई है, ये भी आप लोगों की संस्थाओं पर की गई है। सीबीआई को तो तोता ही कहा गया था, तब तो इस तरह का माहौल नहीं मिला, तब तो चिट्ठियां नहीं लिखी गई। अब अचानक से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पूरी कहूंगी, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अगर कुछ ऑब्जर्वेशन दिया तो इतनी ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं आई हैं सबके सामने, जिसके वजह से आप सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने तो चिट्ठियां लिख दी, लेकिन उसके बाद आप सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह से प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, किस तरह से जजेज को एक तरह से उनकी निंदा की जा रही है और इस स्तर पर निंदा की जा रही है जिसमें कोई तथ्य भी नहीं है। आप जस्टिस केजी बालाकृष्णन का फोटो लगाकर और ये कहा जा रहा है कि ये पारदीवाला हैं या ये सूर्यकांत हैं, इनका ये कनेक्शन है, ये इस पार्टी से है। आपको नहीं लगता कि ये पूरे जो एक तरह से आग लगी हुई है उसमें इस तरह से कार्रवाई अगर कोई अधिकारी या जज पूर्व ही सही अगर करता है तो माहौल को और बिगाड़ रहा है, इसको सही नहीं कर रहा है? बिल्कुल राजश्री, अभी जस्टिस भंवर सिंह सर ने बिल्कुल ठीक कहा था, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। हाँ। जो चिट्ठी लिखी गई है जिसमें जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है या बहुत सारे सोशल मीडिया पर जुडिशरी के बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स के कमेंट आए हुए हैं, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस चीज को सुलझाने के बजाय और उलझा रही हैं। जबकि जो न्यायालय का काम है तमाम चीजों को सॉर्ट आउट करना और उसको लीगल परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल करना। सुप्रीम कोर्ट ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर इतना ज्यादा आके राइट्स दिए हैं, लिबर्टी का राइट दिया, फूड का राइट दिया, ट्रेवल का राइट दिया, लीगल एड का राइट दिया, तमाम तरह के राइट सुप्रीम कोर्ट खुद एडवोकेसी करती रही है। परंतु इस तरह की जो टिप्पणियां हैं, मैं फिर वही कहता हूं कि लक्ष्मण रेखा है ना जुडिशरी को उसको नाप देना। जो देखो, एक मेन जो इश्यू ये है कि जो मटेरियल आपको दिया गया उसकी प्रेयर ये थी कि मेरे तमाम केसेस को क्लब करके एक जगह मेरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए जिससे कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकूं, बिल्कुल, और रिस्क ना हो। परंतु जिस तरह से उसको डील करा गया उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं तकलीफ किसी वर्ग को हुई है और उन्होंने अपनी दिल की बात उस चिट्ठी के माध्यम से सोशल मीडिया में रखी है, क्योंकि वो तमाम रिटायर्ड अधिकारी हैं, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं और मैं भी आपके चैनल पर बैठा हुआ हूँ, मैं रिटायर्ड अधिकारी हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बातें कहीं किसी कॉर्नर में जाकर हिट करती हैं कि शायद कुछ रेस्ट्रेंट जरूर रखना चाहिए था, जिससे कि सोसाइटी में एक मैसेज ना जाए कि हम सुप्रीम कोर्ट जिसके इतना सम्मान और आदर से रखते हैं, जिसको भगवान मान के चलते हैं, वो ऐसी चीजें ना आए समाज के अंदर, कटुता ना बढ़े। सबसे बड़ी चीज है जो बिटरनेस समाज के अंदर आई वो नहीं, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज गया कि कोर्ट्स भी जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ है। मैं नुपुर शर्मा के कमेंट्स की तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ ना निंदा कर रहा हूँ, सब टू द कोर्ट, क्योंकि मैटर जी बिल्कुल। ये मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ जी कि जो जजमेंट आया है हम उसकी आलोचना कर सकते हैं कि ये जजमेंट सही है नहीं है, न्यायिक आधार पर, न्यायिक पैरामीटर पर कितना सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेशन की जहाँ तक बात है, जैसा कि जस्टिस भंवर सिंह ने कहा कि उसमें पैरामीटर्स उसमें भी होते हैं, फिर भी यदि किसी जज ने कुछ बोला भी तो उसको इस तरह से उठाना, खासकर मीडिया में जिस तरह से उठाया गया और जिस तरह से पूर्व अधिकारी जो कि नैतिक पदों पे रह चुके हैं, संवैधानिक पदों पे जो लोग रह चुके हैं, अगर वो इस तरह से चिट्ठियां लिखेंगे और वो भी पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो वो पूरे मामले को और उलझाएंगे, चारों स्तंभों को और एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, न कि एक सौहार्द पैदा करने की कोशिश हो रही है, जो मुझे लग रहा है कि आप इससे इत्तेफाक रखेंगे। लेकिन चूंकि ये मामला पूरा मीडिया से उठा और इसलिए पीयूष जी का इस पर टिप्पणी लेना बहुत ज़रूरी है। पीयूष जी, जो रिपोर्टिंग और जो संपादकीय, जो एक हमने लंबा समय देखा, हमने अपने पूरी मीडिया को, जिसको कहते हैं कि पहले ये शैशव अवस्था में था और अब एक परिपक्व अवस्था में है, उसके बाद जो एक सोशल मीडिया एक आया और सोशल मीडिया और टेलीविज़न और प्रिंट का ऐसा एक कॉकटेल बनता जा रहा है जिसमें हम अपनी सीमाएं भूलते जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, विशेषकर अदालती मामलों को लेकर देखा जाए, अगर इस मामले के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखें
तो जिस तरह की टिप्पणियां की गई, व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई, इसमें कहीं कोई जजमेंट क्या था, क्या नहीं था, क्या पैरामीटर था, उस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही सोशल मीडिया पे। सब जगह यही बात हो रही है कि जज इसका कनेक्शन इस पार्टी से था, इसने ऐसे किया, इसको ये देख लीजिए। आपको लगता है कि अब ये सही टाइम है कि हम अपने अंदर की सीमाओं को समझें, इसके पहले कि दूसरे पर हमलावर हो जाएं? देखिए राजश्री, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने अंदर की सीमाओं को समझे। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये बहुत ज़रूरी। देखिए सोशल मीडिया को आप बैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का हर नागरिक को अधिकार है। जहाँ तक जुडिशरी को लेके, हाँ उसमें थोड़ा सा जो है कि पहले भी ये था कि जुडिशरी पे कमेंट करने से बचते थे, क्योंकि उसका एक सम्मान जुडिशरी का हमेशा से हमारे देश में रहा है, और तो इसलिए उससे बचा जाता था। एक तो कंटेम्प्ट का एक डर रहता था, और दूसरी बात है कि सम्मान करते थे कि वो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जजेस वहाँ हैं, खासकर सर्वोच्च न्यायालय में जो लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरह का नहीं करते थे। लेकिन अब जब से देखिए, और मैं इसके लिए देखिए क्या एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब से ये राजनीतिकरण हो गया पूरी तरीके से, वो और जिस तरह से जो अलग अलग पार्टीज के जो तमाम ट्विटर हैंडल निकल गए हैं, और उसमें जिस तरह से ट्रोल कराया जाता है, तो मैं इसके लिए सीधे सीधे जो है पॉलिटिकल पार्टीज को जिम्मेदार मानता हूं। देखिए उन्होंने इस तरह की एक भीड़ खड़ी कर दी है जिनको इतना सेंस नहीं है कि आपको किस पे कमेंट करना है, किस पे नहीं करना है। वो सीधे जो है कि ये बिना ये सोचे जो समझे जो है कि बिना गरिमा, इंस्टीट्यूशन की गरिमा को समझे हुए, बिना जो जजेस हैं उनकी गरिमा को समझे हुए, वो जो है कुछ भी जो है, देखिए आपने जो जिसकी तरफ बात जो आपने कही, निश्चित रूप से ये एक शर्मिंदगी वाली चीज़ थी। जिस तरह से जो है आप जजों के व्यक्तिगत जीवन से, और जो भी वो भी आप सही भी नहीं है, जो कुछ आपको फीड किया जा रहा है वो लेते हुए आप चल रहे हैं, तो ये इसका दुरुपयोग निश्चित रूप से हो रहा है। लेकिन इसके लिए मैं इसको जो टूल है उसको दोषी नहीं मानता हूं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको दोषी मानता हूं। और उसके लिए भी खासकर जो है कि जो राजनीति जिस तरह की हमारे देश में हो गई है, और खासकर जिस तरह से देखिए तमाम पूर्व जजेस और तमाम ब्यूरोक्रेट्स, जिस तरह से एक बांट दिया गया है, हमने हमारी राजनीति इन लोगों को भी बांट दिया है, तो वो सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को नहीं रखते हुए अपने उसी नजरिए से जो उनकी एक जो लॉयल्टी है किसी पार्टी के प्रति, जो है वफादारी है, या किसी विचारधारा के प्रति वफादारी है, उसके तहत वो जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं और अटैक करते हैं, बिना ये समझे हुए कि आप किस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आप ये बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए सेल्फ कंट्रोल तो बहुत जरूरी है। देखिए मीडिया में भी बहुत बार मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी बात उठती रहती है कि लगातार और एक अपना ही कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ये बात कही जाती है कि हाँ इन पे रिस्ट्रिक्शन हो। जब कभी कोई बात होती है, कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, जब वो इस तरह की बात करती है कि जो है प्रेस की आजादी को कंट्रोल करने की, तो प्रेस में हल्ला मचता है, और तब यही कहा जाता है कि नहीं, हमारे पास जो है कोड ऑफ कंडक्ट अपना है जिसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि वहां भी जो है कि हम वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते। जैसे बीइंग अ टेलीविजन चैनल, हमारे पास एनबीए है और हम लोग एनबीए के सदस्य भी हैं, लेकिन इन्हीं चैनलों पर ये सारी खबरें चलती हैं, और अभी तक मुझे नहीं दिखता कि एनबीए ने किसी भी चैनल को कोई नोटिस किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ एक तरह से फेल हो चुका है, चाहे प्रेस काउंसिल हो, चाहे एनबीए हो, इस पर सोचने की तो जरूरत है। लेकिन और इसके लिए एक कारण मुझे दिखता है, जो मैंने आपसे कहा, वो भी मैं कहूंगा कि लोगों में जो गिरावट आई है, जो पदों पे बैठे लोग हैं, उनका जो उत्तरदायित्व समझना चाहिए, उस पद की गरिमा, उसमें गिरावट आई है, जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशन जो है, सब जो है कि इंस्टीट्यूशन जो कमजोर होते चले जा रहे हैं। देखिए ये एक कहावत भी है, और मैं भी मानता हूं कि इंस्टीट्यूशन डोंट फेल, इट इज द पीपल हु मैन द इंस्टीट्यूशन, दे फेल। बिल्कुल, और खासकर संविधान पे तो हमारा जब बना तो यही कहा गया था कि संविधान कोई खराब नहीं होता है। बहरहाल यहाँ पर डॉक्टर जी वेंकटेश राव हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इस पूरे मसले पर राव साहब, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभाव तो वकीलों पर पड़ा है, क्योंकि बार और बेंच दोनों के बीच की जो कड़ी है, इस पूरे मामले में दो तरफा आप देख रहे होंगे। किस तरह से आप इस ट्रेंड को देख रहे हैं, जब खतरनाक एक तरह से मैं कहूं कि हमला किया जा रहा है जजेज पे, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये गलत किया, उनको ये ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहिए। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये सब कहा जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि जजेज के पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और वो भी बोल सकते हैं। और अगर इस तरह से न्यायिक संस्थानों पर हमले होंगे, तो इसका क्या असर आप लोगों को लगता है कि बार पर होगा, वकीलों पर होगा, बेंच पर होगा?
देखिए मैडम, जहाँ तक मेरा इस बात पे जो मेरी सोच है, जी। देखिए हम एक लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड नाउ फ्री प्रेस। अब आपको एक 5वां और मिल गया, वो है सोशल मीडिया। जब जॉन जैक रूसो, लॉक हॉब्स इन्होंने डेमोक्रेसी को डिवाइड किया, उनका ये सोशल मीडिया का दिमाग में बात नहीं थी, मगर उनका एक ही क्या था, लोगों की बात जो है उससे राज चलना चाहिए, पूरा सरकार चलना। तो पहली बात तो हम बात पे आते हैं कि कोर्ट के अंदर तो बात हुई, जिसकी वजह से रिएक्शन इतना जोर शोर से सब जगह हुआ, मीडिया हुआ। अब क्या है, ये जो डेमोक्रेसी है जनरली इसका ये है कि इट्स अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यदि लेजिस्लेचर गलत करता है तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को चेक करेंगे, यदि एग्जीक्यूटिव गलत करता है जुडिशरी और लेजिस्लेचर चेक करेंगे। प्रेस की पूरी फ्रीडम है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, क्योंकि ये लोगों का राज है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो प्रेस का फ्रीडम सैक्रोसैंक्ट, सबसे हाईएस्ट लेवल है। सिर्फ ये गलत ना रिपोर्ट करे, मगर सच्ची बात उनको रिपोर्ट करने की पूरी आजादी है। तो अब इससे अभी क्या हुआ, कोर्ट में जो बहस चल रही थी उसके अलावा हमारे माननीय जजों ने टिप्पणियां किया, तो ऑर्डर में नहीं आया। और उस बात को कई लोग, हम लोग जो संविधान के जानने वाले हैं और ये लीगल मैटर्स को जानने वाले हैं, हमारा एक राय है कि, और ये राय जो है हमारी अपनी निजी राय नहीं है, ये जजमेंट्स के द्वारा ही आई। कि क्या राय है, अब मैं एक जजमेंट सुनाता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस का एक, हाँ उस जजमेंट में मैं पूरी अभी देता हूँ, रेलेवेंट पैराग्राफ का पढ़ जी। जो लास्ट पैराग्राफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद लिखी है, अबाउट ऑब्जर्वेशंस इन द कोर्ट, एंड ये फाइनल पैराग्राफ। Having said that, जिन्होंने पूरी आजादी दी कि ये जो ओरल ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के अंदर, प्रेस को पूरी आजादी है मामले में, तो उसको रिपोर्ट देगा। So now ये पैराग्राफ 42 में जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं, Having said that, we must emphasize the need for judges to exercise caution in the off-the-cuff remarks in open court, which may be susceptible to misinterpretation. बिल्कुल। Language both on the bench and in judgments must comport with judicial propriety. Language is an important instrument of judicial process, which is sensitive to constitutional values. Judicial language is a window to a conscience sensitive to constitutional ethos. Bereft of its understated balance, language risks losing its symbolism as a protector of human dignity. The power of judicial review is entrusted to the High Court under the Constitution, so is pedestal that it constitutes a part of the basic feature of the Constitution. Yet responsibility bears a direct correlationship with the nature and dimensions of the entrustment of power. A degree of caution and circumspection by the High Court would have allayed a grievance of the nature that has been urged in the present case. जी। All that needs to be clarified is that oral observations during the course of hearing have passed with the moment and do not constitute. Now, point is, the Supreme Court themselves, when speaking about oral observation, has said कि आपको अपनी जो आपका सामने है उनकी गरिमा बना के रखना है, और आपने अपना संस्था का गरिमा बना के रखना है, और आपको कोई भी ओरल ऑब्जर्वेशन ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए जिससे कोई केस पे फर्क पड़े या कोई उसका गलत उपयोग किया जाए या गलत मतलब निकाला जाए। जी। तो अब ये हुआ। अब देखिए, जब कोई चीज ऐसी होती है जिसमें कोई भी लक्ष्मण रेखा कहे, आप कुछ भी कहे, ये अभी आपको 2 केस मैं और बताता हूँ, जो आप 2 मिनट दीजिए मेरे को, आपको मैं इसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करता हूँ। अभी 2 पॉलिटिशियन थे महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ कुछ कह दिया गया, तो वो जो था बहुत सिंपल सा कोई भी बात कह सकते हैं, बच्चों ने कहा या उम्र कम लोगों ने कहा, उनको ले जाके बंद कर दिया आपने। हाँ, और इधर आपने पूरा इनको वो दिया, छूट दी कि ये आप कुछ भी जो बोलेंगे उसका जो है
गलत वो निकालते रहते मतलब, तो जी। उसका कोई वो रोक नहीं। आप सोशल मीडिया को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए जी। हर एक चीज को इंक्लूडिंग जुडिशरी एक विद इन ए पर्टिकुलर पैरामीटर फंक्शन करना चाहिए। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो इसका कोई रिएक्शन जी जो बिल्कुल, अदर साइड से आएगा। यही बात लोग- मैं यही जी, लोग कर- जी बिल्कुल। जस्टिस मोहम्मद सिंह, यहीं से मैं भी एक लीड लेना चाहूंगी कि जब सोशल मीडिया की जहां तक बात है, ये आपने सही कहा, राव साहब ने भी कहा, और पूरा पैनल मेरा ये मान रहा है कि भाई ऑब्जर्वेशन अगर आपको देना भी है तो आप चूंकि एक ऐसे पद पे बैठे हैं जहां आपके एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप बहुत सोच समझ कर ऑब्जर्वेशन देंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम सोशल मीडिया पर आते हैं, या जिस तरह से इस पर रिएक्शन आया, दो हमारे पास तर्क मिलते हैं। एक तो ये कहा जा सकता है कि भाई आपने कुछ कहा तो उसकी प्रतिक्रियाएं आ गई और आप इसको झेलते रहिए, लेकिन यही प्रतिक्रियाएं अगर किसी पार्टी पे या किसी नेता पर आती है तो उस पर एक्शंस होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से जजेज को लेकर हुआ, उस पर अभी तक हमें कोई विशेष गंभीर प्रतिक्रिया कहीं से भी देखने को नहीं मिली है, खासकर सरकार की तरफ से या न्याय मंत्रालय की तरफ से। जो सीजेआई जस्टिस रमन्ना ने भी ये आगाह किया है पहले भी कि जजों को चाहिए कि वो सोशल मीडिया की राय से प्रभावित होने से बचें, और दूसरा, सोशल मीडिया एक तरह से सबसे ज्यादा पक्षपाती रिपोर्टिंग करता है, खासकर जुडिशरी पे। आपको लगता है कि जो पारदीवाला ने कहा कि नहीं, सोशल मीडिया पर एक तरह से थोड़ा कंट्रोल लगाने के लिए या कोई इस तरह से कोई ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या ऐसे पक्षपाती रिपोर्टिंग को रोकने के लिए कुछ लगाम लगाने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि वाकई ये सही वक्त है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए? नहीं तो ये मामला कहीं आगे बढ़ेगा और इसके और कई दुष्परिणाम हमको देखने को मिल सकेंगे। जी, ये बात सही है कि आर्टिकल 19 में हमें सबको, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, ये अधिकार है कि हम अपनी राय को खुल के अभिव्यक्त कर सकें। मगर उसी फंडामेंटल राइट में जहां ये अधिकार मिलता है, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो टिप्पणी की जाए, चाहे मीडिया ही क्यों ना करे, वो किसी के लिए डिफेमेटरी ना हो, किसी की पर्सनल फीलिंग्स को हर्ट ना करे, और किसी की जो है दूसरे व्यक्ति की या एक विशेष वर्ग के खिलाफ ना जाए। जब ये रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी दी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है, तो हर व्यक्ति का ये धर्म है कि उसका पालन करे, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया अपना इतना जो उनकी ड्यूटी है टू पब्लिसाइज ए मैटर, बट वेल विद इन लिमिट होना चाहिए। जो सोशल मीडिया की मेरे ख्याल से इस मसले में ज्यादा गलती नहीं है, ज्यादा क्या है ही नहीं, क्योंकि जो नूपुर शर्मा ने कहा उसको उन्होंने बताया, और जो फिर एक कन्हैया का जो मर्डर हुआ उसमें उन्होंने खुद ही पब्लिसाइज किया, अपनी वीडियो बनाई, उसको भेजा। तो मीडिया की इसमें क्या गलती है अगर उसको शोकेस किया? और ये जरूर है कि उनको थोड़ा सा कम कर सकते थे, अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि उससे हेटरेट तो फैलेगी ही। और सोशल मीडिया का भी ये फर्ज है कि अपने कंट्री में शांति रहे, कोई हेटरेट ना फैले, ये सोशल मीडिया का भी की भी ड्यूटी है जी। मगर ये जरूर है कि थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन सब पे होनी चाहिए कि कोई भी न्यूज अगर सोशल मीडिया उसको स्प्रेड करते हैं तो वो हेट्रेड ना फैलाए, क्योंकि वो हेट्रेड अगर फैलेगी तो अशांति बढ़ेगी। तो इसलिए सोशल मीडिया पर थोड़ा सा एक उतना कंट्रोल जितना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी की डिफेमेटरी ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, किसी विशेष वर्ग का जो है कोई नुकसान ना हो, उसको कोई क्षति ना हो, इन सब बातों को का ख्याल रखना चाहिए। नूपुर शर्मा की यदि हम बात करें तो ये मामला तब शुरू हुआ जब एक टीवी डिबेट में उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी, और वो प्रतिक्रिया जिस तरह से दी गई, जिस तरह से बोला गया, उसके बाद विवाद शुरू हुआ। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है और उसको इस प्रतिक्रिया को दो हिस्से में बांटा गया। एक हिस्सा ये कह रहा था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो नूपुर ने कहा वो बात गलत तो नहीं थी, वो बात ही सच है। दूसरे जो हम सभी जानते हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है।
यहीं से एक और बहस शुरू हुई ईश निंदा की कि आखिर हम ईश निंदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नूपुर के बयान को ईश निंदा में डाला जाना चाहिए कि नहीं डाला जाना चाहिए। बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी जस्टिस भंवर सिंह कि नूपुर शर्मा के बयान को हम किस चश्मे से देखें। एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नज़रिए से देखें कि कुछ भी कहा जा सकता है, या फिर इस चश्मे से देखा जाए कि वो ईश निंदा है, या फिर ये कहा जाए कि कोई बात चल रही थी, उसी बात के रेफरेंस में उन्होंने बस एक प्रतिक्रिया दी। किस चश्मे से मैं इस पूरे बयान को देखूं? देखिए, ईश निंदा किसी भी धर्म की करना ये तो नाजायज है। सेक्शन 295A इंडियन पेनल कोड में भी ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है जी। और ईश निंदा से ज्यादा बयान देने वाले, जिससे हैट्रेड फैले, जिससे दूसरे धर्म की बेइज्जती हो, या ये सारे ऐसे बयान जो हैं ये नाजायज हैं। और इसमें आईपीसी में पहले से ही प्रोविजन है कि ऐसे बयानात जो हैं पनिशेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं। मुझे आज तक नहीं पता लगा, मैंने बहुत लगाने की कोशिश की नूपुर शर्मा के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, मगर इतना जरूर कहा कि जो हिंदू धर्म के खिलाफ कहा गया वो ही अगर वो कह दें तो कैसा लगेगा। तो बात दोनों तरफ की कुछ ऐसी है कि दोनों ही तरफ से ये रेस्ट्रिक्शन बरतनी चाहिए। किसी को भी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, उस धर्म के फेथ को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, उस धर्म को मानने वाले लोग जो है उनको मानसिक कष्ट हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए ईश निंदा करना गैर कानूनी है, नाजायज है, उसमें सजा का प्राविधान है जी। सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल। और अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो 1860 में हमारे यहाँ भी जो है आईपीसी में ये कानून बना था कि ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले बना, फिर 1927 में हमारे यहाँ आया और उसके बाद जो है फिर उसमें 67 साल बाद जो है आके फिर बदलाव हुए और उसको सख्त बनाया गया, इसीलिए कि ये ईश निंदा के जो बयानात थे ये बढ़ रहे थे और आज की डेट में तो हद ही हो रही है। एक दूसरे धर्म के ऊपर जो है आक्षेप कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। इसके लिए बल्कि कोई अलग से कानून बने, मैं चाहूंगा सभी धर्म के लोगों के लिए ये। वेदभूषण जी से इस पर मैं प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी। वेदभूषण जी, अगर हाल फिलहाल की बात करें तो पिछले साल दिल्ली में हुई धर्म संसद मामले में पुलिस की ओर से दाखिल जो हलफनामा किया गया उस पे सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टता जाहिर की थी और इस हलफनामे में कहा गया था कि एक खास वाहिनी की ओर से आयोजित धर्म संसद में कोई नफरत भरी बात नहीं कही गई, लेकिन तमाम चीज़ें टेलीविजन पर और अलग अलग जगहों पर दिखाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई थी और इसके अलावा भी तमाम धर्म संसद हुए, उसमें इस तरह की बातें कही कि जो भंवर सिंह जी कह रहे हैं कि दोनों तरफ से ये मामला चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम आईपीसी की धारा की बात करें तो फिलहाल हेट स्पीच या ईश निंदा पर जो आईपीसी की धारा के तहत जो कार्रवाई होती है वो ऐसा लग रहा है जिसमें कई सारे लूज पॉइंट्स हैं और जिससे ये धारा प्रभावी नहीं हो पा रही है। क्या आपको लगता है कि इसमें आईटी एक्ट की कमी जो है वो पुलिस को ज़्यादा खलती है, और इसके अलावा ये जो धाराएं हैं इसमें किस तरह से परिवर्तन किया जाए कि ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि बहुत जल्द केंद्र जो है वो हेट स्पीच पर एक नया कानून लेकर आ रही है। किस तरह का परिवर्तन आप देखना चाहेंगे? राष्ट्रीय अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के कंट्री हो, मुस्लिम हो या हिंदू कंट्री, बुद्धिस्ट है, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहा है कि ईश निंदा को कहाँ तक बियर किया जाए, कहाँ तक उसको नेग्लेक्ट किया जाए। ये बिल्कुल सही समय है कि इसके बारे में सोचने की जरूरत है, एक एक्ट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो 295A का इंटरप्रिटेशन है वो अभी बहुत ज्यादा उसमें क्लियरिटी नहीं है। तो तमाम चीजें कोर्ट में जब ट्रायल में एविडेंसेस होते हैं उसके बाद वो डिसाइड होता है कि हेट स्पीच में आता है, ईश निंदा है या नहीं, तब तक बहुत ज्यादा सोसाइटी का नुकसान हो चुका होता है। नूपुर शर्मा वाले मामले में जैसे ही हेट स्पीच सो कॉल्ड आई,
तमाम अमरावती, उदयपुर, तमाम तरह के दंगे, लोग किस तरह से सड़क पर निकल आए। तो ये जरूरत है आज के टाइम की कि इस बारे में एक स्पेशल एक्ट जरूर पार्लियामेंट से बनना चाहिए जिसमें सब चीजों की क्लियरिटी हो, क्योंकि इसमें अभी तक बहुत ज्यादा डिमार्केशन नहीं है। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस पर यदि डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसी भी धर्म की ईश निंदा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो या इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में। परंतु अब वो चीजें सोसाइटी के लिए एक मजबूरी बन चुकी है कि यदि हम इसी तरह से सोसाइटी को बांटते रहे और हेट स्पीच के नाम पर एक दूसरे के ऊपर काउंटर एलिगेशन लगाते रहे तो इसका कोई नुकसान देश को होना है, सोसाइटी को नुकसान होना है। तो इसके लिए एक क्लियरिटी की जरूरत है। जो उम्मीद है अभी सारे डिस्कशन से आपके जितने पैनलिस्ट हैं सबने एग्री किया है कि इसके बारे में जरूर कोई ना कोई ऐसा समाधान होना चाहिए कि ये हेट स्पीच हो है ना, सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा लोग हिम्मत ना कर पाए कि कोई हेट स्पीच इस तरह सोसाइटी में जाके एक हमारे समाज को डिवाइड कर सके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को धराशायी कर सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अपहेल्ड है, रूल ऑफ लॉ पूरे देश के अंदर होना चाहिए। उम्मीद है कि सरकारें जरूर इस बारे में कुछ निर्णय लेंगी इस बारे में। पीयूष जी यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि जब भी कोई बयान आता है तो अभी हमारे पास जो भी बयान देने वाले तमाम नेता हों या व्यक्ति हों, उनके पास कई ऑप्शंस खुल गए हैं, कई विकल्प खुल गए। जैसा कि आपने बोला कि सोशल मीडिया ने एक ऐसा मंच दे दिया जहां आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर मीडिया, अगर मैं ट्रेडिशनल मीडिया की बात करूं, ये पूरा मामला तो ट्रेडिशनल मीडिया से शुरू हुआ था। यहाँ पर भी जब खबरें आती हैं, कई खबरें बेलगाम खबरें आजकल हम उनको कहते हैं कि बेलगाम खबरें होती हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि बहस के शोज में भी इस तरह से बहस की जाती है कि खास फैसले तक या खास बातें निकलवाई जाएं ताकि शो की टीआरपी बढ़े। और जाहिर सी बात है कि इन सबों का प्रभाव जजेस के ऊपर भी पड़ता होगा, दर्शकों के ऊपर तो पड़ता ही है। क्या आपको लगता है कि उसके बाद जो मीडिया ट्रायल की स्थिति बनती है और वहां से बहस शुरू हो जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी और इश्तिंदा की भी, ये सब कुछ एक ऐसा घालमेल सा बन गया जिसमें अलग अलग कर देने की जरूरत है कि अगर मीडिया में भी कोई आ रहा है तो कहाँ तक बात कह सकता है, कहाँ तक नहीं कह सकता है। अगर कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो ट्रायल अगर चल रहा है तो उस संस्था पर भी चलना चाहिए जहां पर ये मंच दिया गया। क्या आपको लगता है कुछ इस तरह से हो तब बात ज्यादा गहराई तक जाएगी और समाज में ज्यादा संतुलन हम ला पाएंगे? निश्चित रूप से राशि जी, देखिए जो आपने बात कही वो कि अभी ये जजमेंट में भी जो था, जो जजेस जो थे उन्होंने ये जो बात कही नूपुर शर्मा वाली में, उन्होंने न केवल नूपुर शर्मा बल्कि उस चैनल के लिए भी कहा कि आप इस तरह की बहस क्यों करवाते हैं जो है। और निश्चित रूप से देखिए इसमें भी जो है मेन स्ट्रीम जो मीडिया है और उसमें खासकर जो चैनल्स हैं, और आप कराइए भी तो अगर सेंसिबल तरीके से कराइए तो बात समझ में आती है। वहां पे आप देखिए उनकी जो आप पूरे के पूरे जिस तरह से वो फोकस करते हैं और जो हेडिंग लगाते हैं पूरी की पूरी, आप उसी की भाषा देख लीजिए आप किस तरह से। मान लें कि आप वो चैनल ही खुद आक्रमण कर रहा है किसी कम्युनिटी के ऊपर, वो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, और उसके ऊपर बिल्कुल तो, और उसके बाद एंकर की जो भूमिका होती है, तो ये जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये हमको अपने लेवल पर खासकर जो है जो जिम्मेदार लोग हैं जो बैठे हुए चैनल्स पे, उनको ये तय करना होगा कि हमें किसी चाहे कोई धार्मिक मसला भी हो, अगर वो खबर में है तो उस पर किस तरह से एक बैलेंस तरीके से और उस पर एक ऐसी रोशनी देते हुए चीजों को उठाया जाए कि लोगों को भी, दर्शकों को भी समझ में आए कि हाँ क्या बात है। और उसमें बहुत ही समझ बूझ के ये काम करना चाहिए जिसमें कि एंकर की भी अपनी भूमिका होती है और जो संपादक है, जो चैनल हेड है, उसकी भी अपनी भूमिका होती है। जो ये स्टोरी को जो है जो डिस्कस होती है और तय होता है कि हम किस लाइन पे ले जाएंगे इसको, वहां पे हो क्या रहा है। देखिए फिर मैं कहूंगा कि जो एक किसी न किसी जो है कि आप कहिए राजनीति के तहत या आप कहिए किसी विचारधारा के तहत जब चीजें जो चलने लगती हैं, वहां पे इस तरह की चीजें दिखाई दे रही। अब नूपुर शर्मा ने एक फैक्ट को कहा निश्चित रूप से, कोर्ट ने भी ये बात कही कि लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस फैक्ट को कहा तो जो इंटेंशन रहा उस पे, और जो एंकर ने वहां पे हस्तक्षेप नहीं किया, कि एंकर की ये काम होना चाहिए था कि वो उसको इस तरह से बिगड़ने न दे चीजों को और बैलेंस करके लेके आए। तो यहाँ पे फिर वही एक एंकर की भी भूमिका होती है। और हम देखते हैं कि ज्यादातर चैनल्स में जिस तरह से जो है एक एंकर भी स्पोक्समैन की तरह काम करने लगता है। तो ये इस पे आप क्या कोई कानून बना के तो रोक नहीं लग सकता। ये तो जो कल्चर है आपका, जो मीडिया का कल्चर है, जो मीडिया की जिम्मेदारी है कि आपको ऑब्जेक्टिवली चीजों को दिखाना है और आपको सिर्फ फैक्ट्स को सामने रख देना है
और अगर कोई आपका पैनलिस्ट जो है भटक रहा है रास्ते से या किसी की आहत करने वाली बातें कर रहा है तो उसको तुरंत आपको टोक देना है। ये आपका धर्म बनता है, एक पत्रकार होने के नाते ये आपका धर्म बनता है। तो वही मैंने आपसे कहा राशि जी कि लोग जो है कि ये भूल जा रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये जिम्मेदारियां क्या हैं, वो जिस भी संस्थाओं में लोग बैठे हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जा रहे हैं, उसकी वजह से तमाम चीजें हो रही। दूसरी बात एक मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि क्या अगर नूपुर शर्मा किसी और पार्टी से होती तो क्या इस तरह की बात उठती? क्योंकि वो सत्ता में बैठी पार्टी से है तो निश्चित रूप से जो है इस तरह की बातें उठ रही हैं, उसमें यहाँ तक कि जज के खिलाफ भी जो है इस तरह के कमेंट कहे जा रहे हैं। वहीं पे जो है कि कोर्ट जब जो आम पब्लिक के लिए कोई इस तरह का जजमेंट देता है तो वहाँ कोई भी इस तरह से जजों के बारे में बात नहीं कही जाती। ये जब मामला आगे बढ़ा है तो इसके पीछे पीछे कई सारी और जिसको अंदेशे कहे जाते हैं या आशंकाएं भी हैं और साथ में कई सबके अपने अपने स्वार्थ भी, ऐसा लग रहा है कि ऐसा है। पर अगर हम बार एंड बेंच की बात करें राव साहब, तो मुझे याद है कि 1998 में रमेश चंद्र पालीवाल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीशों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागने और साधुओं की तरह व्यवहार करने, यानी कि बिहेव लाइक हर्मिट्स। उन्होंने यहाँ तक है कि जरूरत है, उनका मिशन रोशनी देना है। जब न्यायाधीश ही शोर करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकाश की तुलना में अधिक गर्मी उत्पन्न होगी और जाहिर है कि शक्ति के साथ संयम की जरूरत है। आज के दौर में इस पूरे जब ये पूरा मामला चल रहा है तो आप इस चीज को कितना रेलेवेंट पाते हैं, पहला। दूसरा ये कि वकीलों ने भी जिस तरह से कमेंट्स किए हैं उससे आप कैसे देखते हैं कि क्या बार एंड बेंच के बीच का जो रिश्ता है वो भी इन सब चीजों से प्रभावित होता है? अब सोशल मीडिया पर वकील भी हैं, आप कैसे देखेंगे? देखिए, सोफर जो नुपुर शर्मा की केस है उसमें मेरे ख्याल से जो अभी कंट्रोवर्सी हुई वो ज्यादातर मीडिया और बाहर के रिएक्शन से हुई है। कोई जो वकील था वो कोर्ट में, उनका कोई ऐसा बात नहीं था जिन्होंने उन्होंने सिंपली अपनी बात रखी उसके बारे में, क्योंकि वो केस तो था कि इतने एफआईआर फाइल हुए हैं कई अदालतों में, उन सबको एक साथ लिखने के लिए उन्होंने ये पिटिशन डाली थी, ट्रांसफर पिटिशन। तो देयरफॉर वो तो जाहिर मामला है, वो कोर्ट ने भी डिसाइड किया। आप एक ही मैटर को लेके 10 आपके एफआईआर कई अदालतों में डालते हैं तो वो तो आप कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आके ट्रांसफर पिटिशन लाके एक कोर्ट में आप सारे ट्रांसफर करके उसको उसके ऊपर ट्रायल करा सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मगर कई बारी ऐसे होते हैं, कई सिचुएशन थे। एक हमारे वकील साहब से, कई वकील जो है कोर्ट से एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच ले लेते हैं और वो जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत है और उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है और हमारा प्रोफेशनल एक एटिकेट होता है, वो तो हमें बरतना चाहिए। जी बिल्कुल। इस केस के बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये चला है कि ये मतलब किसी ने इसमें कोशिश भी नहीं की थी। मेरे को मिला, कहीं से मैंने देखा, इसमें दोनों तरफ की गलती एक नहीं, मेरे यहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि सिर्फ नुपुर शर्मा की ही नहीं गलती थी, जो उनको प्रोवोक किया गया था। और ये जो है कुछ इस्लामिक चैनल्स और पाकिस्तान टीवी में भी दिखाया गया है कि ये दोनों तरफ की गलती थी। उन्होंने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट किया तो इन्होंने उसमें जवाब दे दिया। तो इसको जो है ये जो एक्चुअली जो इसमें दृष्टिकोण जो होना था वो ठीक तरह से आया नहीं। और कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो भी थोड़ी सी मतलब एक तरीके से एक कहते हैं उसकी जो कोर्ट की बात जो हो रही थी, बहस जिस बात पे हो रही थी क्लबिंग ऑफ एफआईआर, उसको छोड़ के अलग से हुई, जिससे ऐसे लगने लगा कि आप किसी की गलती माने जा रहे हैं। तो ये जो चीज है इसमें एक चीज इसमें बिल्कुल बाहर सब आ जाती कि हमें अपने जो विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर इट इज इंडिविजुअल। अब देखिए सोशल मीडिया पे मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी अपना कार्टून बना के कुछ और गलत करते हैं, आप जरूर उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मगर कोई ये कहता है कि जो हुआ है गलत हुआ, आप कितने लोगों के खिलाफ एक्शन ले पाएंगे सोशल मीडिया पे? जी बिल्कुल। और कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये पूरा मामला बोलने से उठा है कि क्या बोला जाए, कहाँ बोला जाए, कैसे बोला जाए। दरअसल मसला ये था।
हम सभी जिस देश में रहते हैं उस देश में कई तरह की शिक्षाएं मिली हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है तो सभी तरह तरह के अपने गुरुओं की शिक्षाओं को यदि हम याद करें, हम सभी जानते हैं कि एक जो सबसे बड़ी महान शिक्षा मिली है हमें वो ये है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रिय सत्यम मा ब्रूयात। सच तो बोलो पर वो प्रिय सच बोलो, जो सच अप्रिय हो वो नहीं बोला जाए। मेरे ख्याल से नूपुर से यही गलती हुई है और शायद वो इस श्लोक को नहीं समझ पाई होंगी। और जो इस पूरे बहस का अंत में कुछ इस शेर के साथ करना चाहूँगी, जो मुझे लग रहा है कि जजों को सबसे ज़्यादा इस बात को समझने की ज़रूरत है और तमाम जो हमारे पूर्व अधिकारियों ने या जजों ने भी जो चिट्ठी लिखी है उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। हमारे तमाम उन लोगों को, मीडिया वालों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि लफ्ज़ों से तहरीरें लिखी जाती हैं, लफ्ज़ों से तकरीरें लिखी जाती हैं। दुनिया वालों लफ्ज़ों की ताज़ीम करो, लफ्ज़ों से तकदीरें लिखी जाती हैं। तकदीर किसी की बिगड़ सकती है, किसी की बन सकती है यदि लफ्ज़ों का सही या गलत इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए और इस उम्मीद के साथ कि इस देश का जो ताना बाना है, जो रंग है, जो सतरंगा जो हमारे सामने जो तस्वीर है, वो तस्वीर किसी एक रंग के चढ़ने या बढ़ने से बिगड़ेगी नहीं बल्कि संतुलन बना रहेगा। खासकर कानून की हम जहां बात करें तो कानून की जो बुनियाद है हमारे देश में और जो जजों का सम्मान है वो एक घटना से बढ़ या घट नहीं जाएगी, बल्कि उसका जो वक़ार है वो अपनी जगह वैसे ही कायम रहेगा जो सालों से कायम रहा आया है। इसी उम्मीद में आज इंडिया लीगल में इतना ही। नमस्कार।